मुन्नी, चक्कू, कुक्कू, कहाँ गए तुम? है ऊपर वाले, मेरे बच्चे ठीक हो। माँ उठिए ना, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ माँ उठिए ना प्लीज। इतनी जल्दी उठाकर मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? सोने दो मुझे। माँ कल रात में भी हमने भोजन नहीं खाया, हमें भोजन दीजिए। आलसी गोरी कापी को अपने तीनों बच्चों की बातें सुनकर उठना ही पड़ता है। चैन से सोने भी नहीं देते हो। अच्छा बच्चों, कल मैं ढेर सारा दाना लेकर आई थी, वो कहाँ गया? वो दाना तो हम खा गए मम्मा। तुम्हारा पेट है या कुआं? जितना दाना लाती हूँ सारा खा जाते हो। फिर गौरी कापी जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकलती है। इन तीनों बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। इन्हें क्या मालूम कि दाना ढूंढना कितना मुश्किल है। गौरी कापी एक आलसी कापी थी, उसे सारा दिन सोना ही पसंद था। गौरी कापी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक आम का बागीचा दिखाई देता है। अरे वाह, इतने सारे फलों के पेड़, चलो यहीं से फल तोड़ लेती हूँ। जैसे ही गौरी कापी फल तोड़ने लगती है तो वहाँ कबूतर उसे रोक लेता है। रुक जा कभी, तू यहाँ से फल नहीं तोड़ सकती। कबूतर, मुझे थोड़े से फल तोड़ने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। ये फल तुझे मुफ्त में नहीं मिलेंगे। अगर तुझे फल चाहिए तो तुझे पैसे देने होंगे। क्या पैसे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो ठीक है कभी, मैं तुम्हें ये फल नहीं दे सकता। कबूतर, देखो मैं सुहागन होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी जी रही हूँ। मुझ पे कृपया करो और मुझे कुछ फल दे दो। क्या तेरा पति तेरे साथ नहीं रहता है? नहीं, मेरा पति मुझे और मेरे 3 बच्चों को छोड़कर चला गया। गौरी कापी के बार बार मिन्नतें करने के बाद कबूतर को उस पर दया आ जाती है। ठीक है कभी, मैं तुम्हें रोज फल दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें रोज मेरे बागीचे में पानी देने और रखवाली करने का काम करना होगा। गौरी कापी सोचती है, जरा से फलों के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं कोई काम नहीं करना चाहती। फिर गौरी कापी कबूतर की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। जब काम की बात आई तो ये कामचोर कभी चली गई। फिर गौरी कापी भोजन की खोज में इंसान की बस्ती की ओर उड़ जाती है। वो देखती है कि किसान के आंगन में 2 बैठी मैना दाना खा रही हैं। अरे वाह, ये तो मेरे जंगल के ही पक्षी हैं, ये मुझे दाना जरूर देंगे। गौरी कापी उड़ती है और उन दोनों के पास जाती है। अरे पक्षियों, क्या मुझे थोड़ा दाना मिल सकता है? नहीं कापी, यहाँ दाना मुफ्त में नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत? कौन सी मेहनत करनी पड़ती है मैना? हाँ कापी, हम हर रोज किसान की पत्नी के बेटे के लिए गीत गाते हैं, जिसके बदले में वो हमें दाना देती है। मैना ने अभी इतना कहा ही था कि किसान की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। अरे ये कवि कहाँ से आई है? मेरा नाम गौरी कवि है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे भी दाना चाहिए। ठीक है कवि, ये दाना तुम्हें एक शर्त पर ही मिलेगा। अगर सुबह सुबह तुम आकर मुझे नींद से जगाओगी तो। ना भाई ना, ये काम मुझसे नहीं होता। इतने से दाने के लिए मैं रोज सुबह सुबह यहाँ क्यों आऊँ? तो ठीक है कवि, जाओ यहाँ से, कामचोर कहीं की। फिर गौरी कापी आगे बढ़ जाती है। उसे एक खेत नजर आता है जहाँ मकई की फसल तैयार थी। अरे वाह, यहाँ तो मकई के ताजा ताजा भुट्टे हैं। उस समय खेत पर कोई भी नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर गौरी कापी जी भरकर भुट्टे खाती है और कुछ भुट्टे वो अपने बच्चों के लिए तोड़ लेती है। लगता है भोजन कुछ ज्यादा ही खा लिया है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आलसी गौरी कापी मकई के भुट्टे खाकर एक पेड़ के नीचे सो जाती है। थोड़ी देर बाद एक खेत का मालिक बाज वहाँ आ जाता है। अरे ये मेरे भुट्टे किसने तोड़े? तभी बाज की नजर सामने सोई हुई गौरी कापी पर जाती है। अच्छा, तो ये मेरे मकई के भुट्टे इस कफी ने खाए हैं, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। बाज गुस्से में आकर गौरी कापी को एक पेड़ से बांध देता है। तुम कौन हो और मुझे इस पेड़ से क्यों बांधा है? ये खेत मेरा है और तुमने मेरे खेत में चोरी की है, इसलिए मैंने तुझे बांधा है। बाज भैया, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, बच्चों की दुहाई देकर यहाँ से बचना चाहती है, चोर कहीं की। अगर मैंने तुझे एक बार छोड़ दिया तो तू बार बार चोरी करने आएगी, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
फिर बाज गोरी कवि को वही पेड़ से बंधा हुआ छोड़कर अपने घर चला जाता है। उधर गोरी कवि के बच्चे घर पर बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। भैया, मम्मा दाना लेकर अभी तक क्यों नहीं आई? मुन्नी, लगता है मम्मा फिर से सो गई होगी। हाँ, हमारी मम्मा को तो हमारी परवाह नहीं है, लेकिन हमें अपनी मम्मा की परवाह है। चलो हम अपनी मम्मा को ढूंढने चलते हैं। फिर वो तीनों बच्चे अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर 3 दिन से बंधी हुई गोरी कवि भूख के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। गोरी कवि मदद के लिए पुकार रही थी कि वहाँ से गुजरती हुई बुलबुल गोरी कवि की आवाज सुनकर वहाँ आती है। अरे कवि, यहाँ तुम्हें किसने बांधा? बुलबुल बहन, खेत के मालिक बाज ने बांधा है। मेरे 3 बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मुझे आजाद करवाओ। फिर बुलबुल गोरी कवि की रस्सियों को खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल। फिर गोरी कवि मकई के भुट्टे लेकर अपने घर के लिए उड़ती है। जैसे ही गोरी कवि अपने घर पहुंचती है तो वो अपने बच्चों को ना पाकर घबरा जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? गोरी कवि अपने बच्चों को जंगल में ढूंढने लगती है, मगर उसे अपने बच्चे कहीं भी नहीं मिलते। मुन्नी, चक्कू, कुक्कू, कहाँ गए तुम? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे ठीक हो। उड़ते उड़ते गोरी कवि फिर से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरे छोटे 3 बच्चों को देखा है? हाँ गोरी कवि, 2 दिन पहले आए थे वो मेरे पास। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो फिर तुमने उनसे क्या कहा? मैंने भला क्या कहना था, यही कहा कि वो एक कामचोर कवि है। ये सुनकर वो तीनों यहाँ से चले गए। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। आंखों में आंसू लिए गोरी कवि अपने बच्चों को खोजने के लिए आगे निकल जाती है। रास्ते में गोरी को मिठू तोता मिलता है। मिठू, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है कहीं? गोरी, क्या तुम 3 नन्हे बच्चों की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ मिठू, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे। हाँ गोरी, 2 दिन पहले मैंने उन्हें पहाड़ों की ओर जाते देखा था। क्या हुआ, वो घर नहीं लौटे? नहीं मिठू, वो घर पर नहीं है। गोरी, हौसला रखो, पहाड़ों पर रहने वाली चील उन बच्चों को अब तक खा गई होगी। सुनकर गोरी कवि जोर जोर से रोने लगती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं इतनी कामचोर होती और ना मेरे बच्चे मरते। काश कि मैं कबूतर के पास काम करके ही लौट जाती। ऐसे गोरी कवि रोते रोते अपने घर लौट जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो आगे रानू चिड़िया 3 बच्चों को लेकर वहाँ बैठी हुई थी। मेरे बच्चे जिंदा है। गोरी कवि अपने बच्चों को अपने पंखों से लगा लेती है। गोरी बहन, मैं पहाड़ों के पास से गुजर रही थी, तब मैंने तीनों बच्चों को पहाड़ों पर देखा। ये तो शुक्र है कि मैं समय पर पहुँच गई। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। हाँ गोरी, मैं बच्चों को लेकर तुम्हारे घर आई थी, मगर तुम भी शाह नहीं थी, इसलिए 2 दिन मैंने इन्हें अपने पास ही रखा है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं मेहनत करूंगी और मेहनत करके ही कमाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। मोटी चोंच वाले, तो तुम ही हो वो चोर जो हर रोज हमारे अमरूद चोरी कर रहा है। गोरी, मैं तो कहता हूँ इस मोटी चोंच वाले को पेड़ के साथ उल्टा लटका देते हैं। एक रात बंधा रहेगा तो अकल टिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं काफो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। अरे मिठू, क्या तुम हमें जानते नहीं हो? हम भला कव्वे कहाँ माफ करने वाले हैं। चलो कालू, इसे उल्टा ही लटकाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर वो कव्वे मिठू तोते को पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। मिठू तोता सारी रात ऐसे लटका ही रहता है। दुष्ट कव्वे, बहुत बुरे हैं वो काले कव्वे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी तो वो मिठू तोते को देख लेती है। वो तुरंत आकर मिठू तोते को आजाद कराती है। मिठू भैया, ये आपके साथ किसने किया? चिड़िया, वो काले कव्वे, वो दुष्ट कव्वे बहुत बुरे हैं। मैंने तो बस एक अमरूद ही खाया था, मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी उन्होंने। मिठू भैया, वो कव्वे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी नहीं आना। चिड़िया चलो, इससे पहले कि वो दुष्ट कव्वे आ जाएं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कव्वा और कवि भी आ जाते हैं। अरे कालू, वो मोटी चोंच वाला कहाँ चला गया? गोरी, लगता है वो भाग गया है।
कालू, अब वो मोटी चोंच वाला दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं भोजन नहीं ला सकी। मगर मम्मा मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मुझे पता है आप उड़ तो नहीं सकती, मगर आप घोंसले से बाहर नहीं जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मैं आपका इंतजार करूँगी। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढती है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर वो कौवों के बाग के पास जाती है। आज एक फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में अब नहीं रही, और मेरी गुड़िया भी भूख से तड़प रही होगी। रानू चिड़िया अमरूदों के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से एक फल तोड़ने लगती है। वहीं दूर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया को देख लेते हैं। कालू, वो देखो सामने रानू चिड़िया। गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया सबकी मदद करती है, सभी से बहुत पसंद करते हैं। आज चोरी के बहाने हम इसे पकड़ लेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। कोई हमारे अमरूद चुरा रहा था, तो तुम ही हो वो चोर। नहीं नहीं गोरी, मैंने आपका कोई भी अमरूद नहीं चुराया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर कौवा और कौवी रानू चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते और उसे पेड़ से बांध देते हैं। तब वो, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है। अच्छा कालू, सुना है इसकी बेटी अकेली है। हाँ हाँ गोरी, जरा सोचो, अगर कोई बड़ा पक्षी उसे खा गया तो इस छोटी सी चिड़िया का क्या होगा? दुष्ट कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात पेड़ से बंधी रहती है। रानू चिड़िया की तबीयत पहले ही बहुत खराब थी, सारी रात बाहर रहने से वो और भी ज्यादा बीमार हो जाती है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं मिठू अंकल से जाकर पूछती हूँ। मिठू तोते का घर पास में ही था। गुड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू अंकल, मेरी मम्मा मेरे लिए फल लेने गई थी, वो अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा भला कहाँ जा सकती है? चलो हम चलकर देखते हैं। फिर मिठू तोता गुड़िया को साथ लेकर जाता है और वो पूरे जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढते हैं, मगर उन्हें रानू चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। मिठू, मैं उन कौवों के बाग से गुजर रहा था कि मुझे वहाँ चिड़िया बंधी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरी मम्मा ठीक तो है ना अंकल? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ठीक होगी। फिर वो सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वो सब रानू चिड़िया को आजाद कराते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे जिद की कि मुझे फल खाना है। गुड़िया बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, जरा देखो इन पक्षियों को, इन सब की कितनी हिम्मत कि इन्होंने चिड़िया को आजाद कराया। काले कौवो, तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कालू, इन पक्षियों को मजा सिखाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती है। अरे पक्षियों, क्या हुआ? तुम सब मेरे बाग में क्या कर रहे हो? चील दी, ये बाग हमारा है। तुम्हारा ये कब से हो गया? मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से गई तो तुमने मेरे बाग पर कब्जा कर लिया। हाँ चील दी, इन कौवों ने हम पर बहुत अत्याचार किया है। पहले मुझे पेड़ से उल्टा लटकाया और रात को चिड़िया को भी यहाँ बांधे रखा। अरे काली कौवो, तुम्हारी इतनी हिम्मत! फिर चील कौवों पर हमला करती है और उन्हें बहुत मारती है। फिर चील कौवों को पेड़ से उल्टा लटका देती है और वो सारी रात पेड़ से ऐसे ही उल्टा लटके रहते हैं। जंगल के बादशाह कबूतर का एक बेटा था, जिसके होने से वो बहुत खुश था और साथ ही वो परेशान था, क्योंकि शहजादा जन्म से ही बीमार था और काफी साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात बादशाह कबूतर ने कभी न बुझने वाली आग से प्रार्थना की। ए जादुई ना बुझने वाली आग, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बाद
इस जंगल की रक्षा करने के लिए मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। ए जादुई आग, मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। फिर कबूतर की बात सुनते हुए जादुई आग से आवाज आई, जब जालिम चील के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बादशाह कबूतर बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो खुद तो सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था, इसीलिए उसने जंगल के सभी पक्षियों को अपनी दरबार में बुलाया। जो कोई भी मेरे बेटे के लिए उस जालिम चील के जादुई तालाब से पानी लेकर आएगा, मैं उसे सोना दूंगा, चांदी दूंगा और उसे माला माल कर दूंगा। राजा की ये बात सुनते ही जंगल के बहुत से पक्षियों ने उस तालाब को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। कालू, अगर उस तालाब का पानी हम ला कर दें तो बादशाह हमें अमीर कर देगा। गोरी, मगर तुम्हें पता है ना कि उस तालाब की रखवाली वो जालिम चील करती है। कालू, ये सब झूठ है, कोई जालिम चील नहीं है वहाँ, ये तो बस डराने के लिए कहा है। फिर वो कौवा और कवि तालाब की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई मुझे मीठा फल ला दे, कोई मेरी मदद करे। क्या बुढ़िया, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी, समय ना जाया करो, चलो जल्दी करो, हमें तालाब से पानी भी लेकर जाना है। फिर वो कौवा और कवि बूढ़ी चिड़िया को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जालिम चील का वो तालाब मिल जाता है। देखा कालू, हमें वो जादुई तालाब मिल गया। अब देखना, हम ये पानी लेकर जाएंगे और महाराज कबूतर हमें माला माल कर देंगे। जैसे ही गोरी कवि कप में पानी डालने लगती है तो वो पानी कप में आता ही नहीं। कालू, ये क्या, ये पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा। गोरी, कहा था ना ये जादुई तालाब है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूर पहाड़ों में रानू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ, हम दोनों भाई जाएंगे और महाराज के लिए वो पानी लेकर आएंगे। हाँ बबलू बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने महाराज की मदद करनी चाहिए। माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो, मैं और बंटी जाएंगे और महाराज के लिए पानी लेकर आएंगे। फिर वो दोनों भाई जंगल में निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे तालाब भी देखे, मगर उन्हें वो जादुई तालाब ना मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए। बंटी, हम तालाब को नहीं ढूंढ पाए, क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लें, ऐसे हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन भैया, अगर महाराज को पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बंटी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों पानी लेकर महाराज के महल पहुँचे। जब शहजादे को वो पानी दिया तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही बीमार रहा। वो दोनों थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर महाराज ने गुस्से में आकर उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। माँ, मुझे जाने दें। गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, जरा सोचिए, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो कबूतर महाराज कैसे जी पाएंगे? अगर मुझे वो तालाब मिला तो महाराज मेरे भाइयों को माफ कर देंगे। गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। फिर गुड़िया वहाँ से निकल पड़ी। वो जंगल में तालाब को ढूंढने लगी। जंगल में गुड़िया को बूढ़ी चिड़िया मिलती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ जी, मेरे पास तो कोई मीठा फल नहीं है, आप ठहरे, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया वहाँ से जंगल में फल ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो तुरंत लेकर चिड़िया के पास आती है। ये ले माँ जी, ये मीठा फल खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझ जैसी गरीब और लाचार की मदद की। तुम सच में बहुत रहमदिल हो। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं जादुई तालाब से पानी लेने जा रही हूँ ताकि शहजादा पीकर ठीक हो सके। बेटी, ये तो तुम बहुत भले का काम कर रही हो, मगर बेटी वो पानी ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। ये लो, ये जादुई कप लो, जैसे ही तुम इसे पानी की ओर करोगी ये खुद ब खुद ही भर जाएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की।
फिर गुड़िया वो कप लेकर जादुई तालाब के पास जाती है और वो कप पानी से भर लेती है। वो वहाँ से पानी लेकर महाराज के पास जाती है। शहजादे को वो पानी पिलाया जाता है, जिसे पीते ही शहजादा ठीक हो जाता है। मम्मा पापा, मैं ठीक हो गया। मैं अब बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। महाराज और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थीं। गुड़िया बेटी, ये रहा तुम्हारा इनाम। तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वो सब देंगे। तुमने हमें हमारी खुशियाँ लौटा दी। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को आजाद कर दिया जाए। और मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत चाहिए जिसमें हम सब मिलकर खेती करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही मीठा फल मिलता है। फिर गुड़िया के भाइयों को आजाद कर दिया जाता है। गुड़िया अपने भाइयों के साथ घर लौट जाती है। नीली जी, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बूढ़ी कवि से कभी शादी नहीं करता। आप बहुत सुंदर हो नीली जी। आप भी बहुत सुंदर हैं कालू जी। अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। नीली, तुम उस गोरी को नहीं जानती। डाइन है वो, पूरी डाइन। वो डाइन मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा और बाद में ही करूँगा मैं तुमसे शादी। अरे, ये कालू कौवा किससे बातें कर रहा है, और वो भी इतने अच्छे मूड में। मुझे गोरी कवि को बताना होगा। कहीं कालू का चक्कर तो नहीं चल रहा इस कवि से। कल मिलोगी ना मेरी जान? पहले बताओ, क्या लाओगे मेरे लिए खाने को? चाचा कबूतर की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। फिर तो मैं थोड़ी थोड़ी चली आऊंगी। बस कालू जी, अब किसी तरह से उस गोरी कवि से जान छुड़ाओ। फिर कालू कौवा और नीली कवि अपने अपने घर के लिए उड़ते हैं। चिड़िया बहन, मुझे भी कई दिनों से कालू पर शक हो रहा था। वो हर रोज नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। गोरी बहन, मैंने दूर से सुना है कालू भैया उस कवि को जान जान कहकर पुकार रहे थे। हाय चिड़िया, मैं तो मर गई। फिर तो बात पक्की होगी। क्या कालू ऐसा कर सकते हैं? वो मुझे धोखा भी दे सकते हैं क्या? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। गोरी बहन, अभी समय है। अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। चिड़िया बहन, मुझे भी गोरी कहते हैं। मैं कालू को कभी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी घर में आ जाता है। कहाँ से आ रहे हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली। अगर मैं काली हूँ तो तुम मुझसे भी ज्यादा काले हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अच्छा कालू, मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ। वो आकर तुम्हें सीधा करेंगे। गोरी के भाइयों का नाम सुनते ही कालू की तो जान निकल जाती है। ना ना गोरी, ऐसा ना करना। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। नीली, अभी मिशन पूरा हुआ कि नहीं? पति जी, आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुढ़ा कालू मेरी बात जरूर मानेगा। मैंने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है, गोरी कवि सो जाती है। कालू कौवे के फोन की घंटी बजती है। हेलो जान जी, कैसी हो आप? गोरी, आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ, वो तो कब से सो गई है। कालू जी, एक काम है आपसे, क्या आप करोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी नीली जी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बताओ नीली जी, क्या काम है? कालू जी, मैंने कल अपनी सहेली की शादी पर जाना है। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी गहने नहीं है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी के गहने दे सकते हो? नीली जी, ये काम तो बहुत मुश्किल है। गोरी अपने गहने संदूक में रखती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, लेकर ही आना। अगर शादी में मैं गहने न पहन के गई तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। नीली जी, अगर ऐसा है तो मैं अभी संदूक से गहने निकाल कर रख लेता हूँ।
फिर कालू कौवा फोन बंद करता है और गोरी के गहने संदूक से निकालकर एक थैली में डाल लेता है। सुबह हो जाती है। कालू, ये इतना बन संवर कर कहाँ जा रहे हो? गौरी, मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा, तो इस थैली में क्या है? कुछ नहीं गौरी, चावल है इस थैली में। वो गरीब है ना मेरा दोस्त, सोचा उसके लिए कुछ चावल ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा पोटली लेकर नीली कवि के पास जाता है। मुझे पता था मेरे कालू जी मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये खालिस सोने के ही है ना? हाँ नीली जी, अब इन्हें छुपा लो, कोई देख ना ले। बहुत कीमती है ये जेवर। अच्छा कालू जी, अब मैं जाती हूँ। नीली जी, थोड़ी देर बैठो तो सही, इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पार्लर भी जाना है। मैं आपको कल ये गहने लौटा दूँ। नीली जी, इसे संभाल कर रखना। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगी। नीली कवि कालू कौवे से गहने लेकर वहाँ से चली जाती है। नीली जी, तुम क्या जानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तो जल्दी से गोरी से जान छूट जाए और मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ। अब हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये गहने तो बहुत कीमती हैं। पति जी, वो बुढ़ा कालू तो आसानी से मेरे जाल में फंस गया और अब खाएगा मार अपनी पत्नी से। चलो पति जी, भाग चलते हैं। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा नीली कवि का इंतजार कर रहा था। शाम हो जाती है। अभी तक नीली जी लौटी नहीं। सब ठीक हो? कहीं नीली जी मुझे धोखा? नहीं नहीं, नीली ऐसा नहीं कर सकती। मेरी नीली जी ऐसा नहीं कर सकती। कालू कौवा नदी पर बैठा सोचता रहता है। गोरी कवि अपना गहनों वाला संदूक खोलती है। वो अपने गहने ना देखकर रोने लग जाती है। मेरे गहने कहाँ चले गए? कौन ले गया मेरे गहने? कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, मेरे गहने नहीं हैं। मैंने तो यही रखे थे संदूक में। गोरी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। शायद तुम भूल रही होगी। अच्छे से याद करो, कहीं और ही रखे होंगे तुमने अपने गहने। मैंने अपने गहने यही रखे थे। मुझे सब अच्छे से याद है। कालू, मुझे सीधे से बता दो, कहीं तुमने तो उठाकर नहीं दे दिए किसी को? गोरी, मुझ पर शक ना करो, मैं कुछ नहीं जानता। कालू कौवा गोरी से ऐसे झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों से पूछता हुआ उस जगह जाता है जहाँ नीली कवि रहती थी। बुलबुल बहन, यहाँ एक नीली नाम की कवि रहती थी। तुमने उसे देखा है? वो कहाँ गई है? क्या नीली कवि? वो तो सागर वाले जंगल में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। नीली और उसका पति एक नंबर के पक्के चोर हैं। पति का तो सुनकर कालू कौवे की सांस ही रुक जाती है। क्या नीली कवि का पति भी है? हाँ कालू, तो और नहीं, तुमसे जवान है उसका पति। कितना बुरा था वो दिन जब मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी थी। तब से अब तक मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया। बस बस, मैं भी जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊंगा तो देखकर हैरान हो जाओगी। मेरे पीछे गाड़ियाँ होंगी और पंखों में होगा एक बड़ा बैग जिसमें तुम्हारे गहने ही गहने होंगे। बस तुम्हारी यही बातें सुनकर मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करने की गलती की थी। वो 50 रुपए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे वो मुझे दो। मैं भी कहूँ कि मुझसे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? अब पता चला वो 50 रुपए लेना चाहते हो जो गलती से मुझे कल दे बैठे हो। गौरी, मुझे दूसरे जंगल भी तो जाना है। जब लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। किसी न किसी तरह कालू कौवा गोरी कवि से 50 रुपए ले लेता है और वो दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाता है। वो जंगल कालू कौवे के लिए नया था, मगर वहाँ कालू कौवे की जानने वाली एक रानू चिड़िया रहती थी। कालू कौवे को रास्ते में एक बुलबुल मिलती है। बुलबुल, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में रानू चिड़िया कहाँ रहती है? वो सामने बड़े पेड़ों के पीछे पीपल के पेड़ पर है चिड़िया का घर। कालू कौवा अपना बैग उठाकर वहाँ से चलता है और वो जाकर
चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम ढूंढने आया था। मेरे पास रहने को घर नहीं था, सोचा कि अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया के पास चला जाता हूँ। आइए आइए कव्वे भैया, ये घर आपका अपना ही है। रानू चिड़िया कालू कव्वे को अपने घर में ले जाती है। कव्वे भैया, आपकी पत्नी गोरी कैसी है? वैसी की वैसी है, हर समय मुझसे लड़ाई ही करती रहती है। कव्वे भैया, आप इस जंगल में क्या काम करने आए हैं? मैं सोच रहा हूँ कि इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ काट कर दूसरे जंगल जाकर बेचा करूँगा। रात हो जाती है। बातें करते करते रानू चिड़िया और कालू कौवा सो जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा उठता है। वो चिड़िया को देखता है। रानू चिड़िया मीठी नींद सो रही थी। कालू कौवा आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और निकल जाता है। दूसरे पेड़ पर कबूतर का घर था। कालू कौवा खिड़की से देखता है, कबूतर अपने घर में सो रहा था और उसकी पत्नी भी दूसरे घोंसले में सोई हुई थी। उन दोनों पति पत्नी को सोता हुआ देखकर कालू कौवा खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस जाता है। कालू कौवा आहिस्ता से संदूक खोलता है। संदूक में लूसी कबूतरी के गहने पड़े हुए थे। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो गहने उठाता है और वहां से भाग जाता है और वापस जाकर चुपके से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही लूसी कबूतरी अपना संदूक देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। कबूतर जी उठिए, देखिए रात हमें कोई लूट कर ले गया है। कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जंगल में तो कोई भी चोर नहीं था, तो अब ये चोर कहाँ से आ गया है? ये कौन कर सकता है? रानू चिड़िया भी लूसी की आवाज सुनकर उठ जाती है। कव्वे भैया उठो, देखो ये शोर कैसा है। रानू बहन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही जाकर देखो कि ये शोर कैसा है। रानू चिड़िया कबूतर और लूसी के पास जाती है। लूसी बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, कोई चोर मेरे गहने चुरा कर ले गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आज वो चोर तुम्हारे घर आया है, कल को वो मेरे घर में भी आ सकता है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रानू चिड़िया घर जाती है तो कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। रानू चिड़िया कालू कौवे को जगाती है। कालू भैया उठ जाओ और जंगल जाकर अपना काम करो। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज तो जी भर कर मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। हाँ, कल से काम शुरू करूँगा। रानू चिड़िया नहीं जानती थी कि उसका दोस्त जो काम करने जंगल में आया है, उसने वो काम रात ही कर लिया था। रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कालू कौवा घोंसले में ही सोया रहता है। रानू बहन, जो कौवा कल तुम्हारे घर में आया था वो कौन है? वो तो कालू कौवा है। उस बेचारे की पत्नी उससे बहुत लड़ाई करती है। वो इस जंगल में काम करने आया है। कल रात लूसी के गहने चोरी हुए हैं, कहीं वो कौवा चोर तो नहीं मिठू भैया, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो कौवा चोर नहीं है। हाँ, वो छोटा मोटा दाना जरूर चुरा लेता होगा, मगर वो मेरे घर में रहते हुए इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। रानू चिड़िया कालू कौवे की सफाई देती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया सारे दिन की थकी हुई सो जाती है और कालू कौवा दिन भर सोया था, इसलिए वो उठ जाता है। कालू कौवा आधी रात को चिड़िया के घर से निकलता है और वो उड़ता उड़ता तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में घुस जाता है। तोता और तोती अपने घोंसले में सोए हुए थे। कालू कौवा हरियाली तोती के गहने अलमारी में से निकालकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही हरियाली तोती शोर मचाती है। मिठू जी, मेरे गहने कहाँ गए? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो गहने तो मैंने जमा कर रखे थे ताकि मैं अपना नया घर बना सकूं। पता नहीं हरियाली, कौन है वो चोर जो हमारी मेहनत की कमाई चुरा कर ले गया है? कालू कौवा फिर से सोया हुआ था और चिड़िया उठ जाती है। जैसे ही चिड़िया बाहर निकलती है तो तोते के घर के बाहर पक्षी जमा थे। चिड़िया, मुझे तुम्हारे घर में रहने वाले कौवे पर शक है। जब से वो इस जंगल में आया है तब से हमारे जंगल में चोरियां ही हो रही है। मिठू भैया, ऐसे किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। रानो, अगर वो कौवा चोर नहीं है तो फिर कौन है चोर?
पहले तो कभी इस जंगल में किसी की चोरी नहीं हुई। वो कौवा तो अभी तक मेरे घर में सो रहा है, आप मेरे साथ आकर देख लें। फिर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया के साथ जाते हैं, परंतु कालू कौवा घर में नहीं था। अरे वो कौवा कहाँ गया और उसका बैग भी नहीं है। देखा चिड़िया, मैं ना कहता था कि वो कौवा ही चोर है। चिड़िया जल्दी चलो, कहीं वो कौवा भाग न जाए। फिर वो तीनों जल्दी से कालू कौवे की खोज में निकलते हैं। कालू कौवा अपना बैग लिए एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो तीनों कौवे के पास जाते हैं। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम तुम्हें चोर कौवे। चोर? चिड़िया, ये मिठू क्या कह रहा है? फिर कबूतर वो बैग छीन लेता है जिसमें सारे गहने पड़े हुए थे। चिड़िया देखा तो चोर पकड़ा ही गया। कौवे, तुमने धोखा दिया, मेरे ही घर में रहकर मेरे दोस्तों को लूटते रहे, तुम बहुत बुरे हो। फिर वो सारे कालू कौवे को बहुत मारते हैं। मारते मारते वो कालू कौवे के पंख ही तोड़ देते हैं।